नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। जनता परिवार के 6 दलों का विलय, मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष, नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह पर फैसला बाकी। बीजेपी ने कहा अवसरवादी गठबंधन। न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून के खिलाफ सुनवाई से हटे जस्टिस दवे, आयोग का सदस्य होने पर उठे थे सवाल। 125 जजों की नियुक्तियां रुकी। पूंजी आवंटन में मनमोहन सिंह को किया गया था गुमराह, सीबीआई ने अदालत में कहा ए राजा ने बदली थी आवेदन की तारीख, अयोग्य कंपनियों को हुआ फायदा। महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना एनसीपी का बोलबाला, 6 महीने में नारायण राणे की दूसरी हार। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में सत्ताधारी दल जीते। कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्टीफन हार्पर से ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश पर होगी बात। 42 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। जनता दल परिवार के 6 दलों के विलय का आज औपचारिक ऐलान हो गया, लेकिन नई पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह पर फैसला अभी नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव नए दल के अध्यक्ष होंगे। नई पार्टी का मुख्य एजेंडा बीजेपी के मुकाबले खुद को खड़ा करना है। जनता परिवार के 6 दल आखिरकार विलय पर सहमत हो गए। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, आईएनएलडी और समाजवादी जनता पार्टी के प्रतिनिधि मुलायम सिंह के आवास पर जमा हुए, जहां विलय पर सहमति बनी। मुलायम सिंह यादव को विलय के बाद बनने वाली पार्टी और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। हालांकि पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह, झंडे, संगठन और पार्टी की नीतियों पर बाद में फैसला होगा, जिसके लिए मुलायम सिंह की अध्यक्षता में समिति बना दी गई है। जो प्रस्ताव बना है, सारा प्रस्ताव जो यूनानिमसली निर्णय लिया गया, आम सहमति से बना है। सभी 6 दलों के नेताओं की बैठक में नए दल के गठन का निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से तय हुआ। जनता परिवार के दलों ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुटता की बात कही है। मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर अहंकार करने का आरोप लगाया है। देश को होते हुए दिल्ली की सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। ये पहली सरकार है जिसने विपक्षी दलों की कभी राय नहीं ली। हमेशा कोई भी सरकार रही तो विपक्षी दल के नेताओं को बुलाते थे, उनकी राय लेते थे, बातचीत करते थे और लोकतांत्रिक तरीके से काम भी करते थे। अब एक मजबूत दल के रूप में यह नया दल उभरेगा और देश की राजनीति को दिशा देगा। उधर बीजेपी ने इस जनता परिवार के दलों के विलय को बिहार चुनाव के मद्देनजर अवसरवादी और भटका हुआ गठबंधन करार दिया है। ये जनता परिवार का जो विलय हुआ है वो बिहार को ध्यान में रखे हुआ है। ये लोग डरे हुए हैं, इनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं, लेकिन ये दल अगर मिल भी जाएं तो वो बीजेपी को रोक नहीं सकते। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद जनता परिवार के दलों ने एकजुटता के प्रयास शुरू किए थे। दरअसल 1977 में कांग्रेस के खिलाफ तमाम राजनीतिक दलों ने जनता पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाया था, लेकिन बाद में ये कुनबा बिखरता चला गया। फिलहाल जनता परिवार के इन दलों का असर 5 राज्यों में है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जनता परिवार के दल सत्ता में हैं। इन दलों के लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 30 सांसद हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जनता परिवार की एकजुटता का असली इम्तिहान तभी होगा। एक दूसरे के धुर राजनीतिक विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर जनता परिवार की एकजुटता पर कायम रह पाएंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। कैमरामैन विजय के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जनता परिवार के तमाम दलों के विलय को बीजेपी ने भले ही चुनौती मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन बिहार चुनाव से पहले बन रहे समीकरणों पर पार्टी की पैनी नजर है। बीजेपी को यह एहसास है कि विलय बिहार में नई स्थितियां बनाएगा और पार्टी के लिए मिशन बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता परिवार के दलों का विलय निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए नई चुनौती है। दिल्ली के चुनावों में करारी हार के बाद
नीतीश लालू का गठजोड़ बीजेपी के लिए बिहार चुनावों में परीक्षा से कम नहीं होगा। बीजेपी के लिए ये चुनाव पार्टी के विस्तार और नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे दोनों लिहाज से बड़ा चुनाव होगा। हालांकि बीजेपी जनता परिवार के दलों के विलय को चुनौती मानने से इनकार कर रही है। In politics, arithmetic works. So if two parties come together, the arithmetics dictates that they will benefit by coming together. But then there is also the chemistry that works and the compatibility. बीते लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 40 में से 32 सीटों पर जीत मिली थी। उस चुनाव में बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इस बात की प्रबल संभावना है कि ये पार्टियां विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेंगी, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर पार्टी दुविधा में है। मांझी पार्टी के शीर्ष नेताओं से कई दौर की मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ अभी कुछ लगा नहीं है। We have certainly criticized the Janata Dal United's attempts, Nitish Kumar's attempts to dethrone or humiliate a Dalit chief minister. But as far as the forthcoming assembly elections are concerned, I think what possibilities will happen, what possibilities will emerge, will only be known over a period of time. लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के अलावा बिहार में बीजेपी सही सामाजिक समीकरण बनाने में कामयाब रही थी, जबकि विपक्ष बिखरा हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग समय और पृष्ठभूमि में होगा। इसके अलावा दिल्ली के अनुभव के बाद पार्टी को कई और बातों का भी ध्यान रखना होगा। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी अगर किसी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दे तो ये जरूरी नहीं है कि स्थानीय नेता और पार्टी कार्यकर्ता उस फैसले को मन से स्वीकार भी कर लें। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए थे इस बैठक पर। सीधे रुख करेंगे हम प्रणव के पास। प्रणव, जिस तरीके से मैं कहूं कि जो तमाम तस्वीर उभरी है और एक मर्जर की शेप जो मैं कहूं आई, लेकिन अभी नाम और झंडे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कहां पर दिक्कत या दुविधा दिख रही है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर सालों साल से जो बाकी जो दल हैं उनके जो अपने चुनाव चिन्ह है, अपने झंडे हैं, अपने निशान है, अपना कैडर है, इन सब के बीच में तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जिसकी अगर हम कहें कि प्रत्येक जो जनता पार्टी से जुड़े जो भी दल हैं उनके अपने अपने चुनाव चिन्ह थे और वो जनता के बीच में ये एक तरह से वो उनकी पहचान थी। लेकिन इसको किस तरह से विलय होगा, पार्टी का ज़रूर मर्जर हो गया इन सभी पार्टियों का, लेकिन ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर अभी लंबी बैठकें होंगी और उसके बाद तय होगा। दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप देखें कि सिर्फ जनता परिवार से जुड़े ये जितने भी दल हैं, इसमें सिर्फ एक राज्य है बिहार जहाँ पर जनता परिवार के दो दल हैं, जेडीयू और आरजेडी। इसके अलावा कहीं कोई चुनौती नहीं है, चाहे वो आईएनएलडी की बात करें, हरियाणा में दूसरी कोई जनता परिवार नहीं है, जेडीएस कर्नाटका में है। ये सारे दल एक ही दल है जो पूरे राज्य में जनता परिवार से जुड़े। तो इसको देखते हुए भी हितों का टकराव अगर होगा तो वो इसकी शुरुआत बिहार से हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल वहां पर होने वाले। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस वक्त और मंथन होगा और बैठकें होंगी और उसके बाद जो फाइनल जो फैसला होगा वो सामने आएगा। हालांकि सबसे बड़े दल होने के नाते ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, उसको मंजूरी मिले, ये बात जरूर आ रही है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस पूरी बातचीत और अपडेट के लिए। प्रणव बता रहे थे कि असल में क्या बड़ी वजह है, लेकिन क्या एजेंडा है और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे। मनोज कुमार झा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। मनोज जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत, और बधाई भी कि तमाम जो प्रयास थे उसके बाद आप लोग कम से कम एक मंच पर आने को तैयार हो गए हैं। लेकिन आपकी नजर में भी क्या सबसे बड़ी चिंता है इस मर्जर के बाद? देखिए, सबसे बड़ी चिंता जो है कि किस प्रकार त्वरित गति से कार्यक्रम को और नीतियों तक लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि तमाम जो विमर्श मीडिया में हो रहा है उसमें 8 नेता बैठे, 7 नेता बैठे, झंडा निशान नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि बीते 10 महीनों में इस मुल्क में गरीबों की बात करने का मतलब था कि आप विकास विरोधी हैं, बल्कि कई लोग तो कहते थे आप राष्ट्र विरोधी हैं। दूसरी चीज, किस प्रकार संघ के विधान और संविधान का फर्क
खत्म करने की चेष्टा की गई। हमारे बड़े मतभेद थे, ऐतिहासिक मतभेद थे, लेकिन हमारे सामने विकल्प क्या था? या तो उन मतभेदों में कैद रखकर लोगों के सामने विकल्पहीनता की स्थिति पैदा कर दो, या उन मतभेदों के बावजूद आगे बढ़ो और उस इतिहास को दरकिनार करो, उससे अच्छी सबक लो और जाकर के एक नया लोकोन्मुख विकल्प लोगों के सामने रखो। ये पूरी जो कवायद बीते महीनों से चल रही थी उसकी परिणति हुई है और मैं आपकी बधाई का आज अपने पूरे दल की सभी दलों की ओर से हम लोग हकदार हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल और कई नेता मानते भी हैं जनता दल परिवार के मनोज जी की, एक जो गुणदोष की जब बात आती है कि अंतर विरोध काफी रहते हैं और जो अवसरवादी होने का एक टैग लगाने की कोशिश या फिर टैग लगा है कई नेताओं पर, आपकी पार्टी पर या मर्जर को लेकर, उसका जवाब जनता के सामने आप कैसे देंगे? एक कविंद जी, मैं एक बात आपके सामने बेबाक और ईमानदारी से कहता हूं जी। अगर कंपेयर करें भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को और हमारे दलों के नेताओं को, तो भाजपा के नेता खास तौर पर वो तय करते हैं कि वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे मीडिया में या लोक मंच पर। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या रही कि हमको एक रिप्रेजेंटेशन में कैद करके प्रेजेंट किया जाता है। क्या अवसरवादिता सिर्फ हमारे साथ रही? कई फंडामेंटल डिफरेंस रहे, मैंने तो खुद स्वीकार किया, लेकिन क्या हम राजनीति को 16 मई के बाद हम ये ना देखें कि अचानक इस मुल्क में सेंसेक्स का उतार चढ़ाव तय करता है कि कौन सा लेजिस्लेशन अच्छा है या कौन सा लेजिस्लेशन बुरा है? ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मैं समझता हूं आपके साथ दो चार ही चैनल हैं जो इन प्रश्नों के लिए अभी थोड़ी जगह बची हुई है। नहीं तो लोग तो ऐसे बता रहे हैं आज, विलय से उतनी भाजपा को परेशानी नहीं जितनी मीडिया के एक वर्ग में लग रहा था कि ये किस तरह के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और जो चिंता मैं कहूं कि बीजेपी ने जाहिर की है, जो पहली चिंता मैं कहूं कि आई है बयानों के जरिए मनोज, वो है बिहार चुनाव को लेकर। और ये तमाम रणनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बिहार में ये एकता का जो पहला लिटमस टेस्ट है वो होगा और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन जो सबसे अहम है कि तमाम दल जो आपके हैं बिहार में, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वो एका इतने कम समय में देखेगी धरातल पर? कविंद भाई, मैं आपको एक बात अब फिर मैं बता रहा हूं कि ये नेताओं को जो आप मिलना देख रहे हैं, दलों का मिलना देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा दबाव हमारे सामाजिक आधार का था। हमारा सामाजिक आधार एका के लिए पहले तैयार हुआ। दल की प्रणालियां, दल के जो संस्थागत चरित्र हैं, उसमें इस पर बाद में चर्चा हुई। तो सबसे अच्छी चीज है कि हमारे कार्यकर्ता को एक साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेताओं ने वो तय किया कि उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। और दूसरी चीज, शाहनवाज भाई की टिप्पणी में सुन रहा था, शाहनवाज भाई खुद मेरे समक्ष कई चैनलों में स्वीकार किए हैं और वो बीजेपी के उन लोगों में है जिनमें अहंकार नहीं है। उन्होंने माना कि एक बहुत बड़ी चुनौती है बिहार में। इस चुनौती को, अगर ये चुनौती ना होती तो अमित शाह जी कल 0-0 बता रहे थे और हमने उसके जवाब में कहा था कि हम लोगों को बांटते नहीं हैं, लोग हमारे लिए एक हैं। उसके बाद वो अमित शाह जी वाले 2-0 लगा लीजिए तो 100% का आंकड़ा होता है। बिहार का चुनाव, मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं, वो जनता का चुनाव होगा और जनता इस विकल्प को रास्ता देगी और हमें फिर से बिहार में लाएगी। एक आखिरी सवाल मनोज जी, क्योंकि आज की राजनीति चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही तमाम पार्टियों की, मैं कहूं चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, किसी एक चेहरे के इर्द गिर्द मैग्नेट की तरह वो काम करती हैं। आपकी पार्टी क्या इस, मैं कहूं कि एक बीमारी से दूर रहकर आगे बढ़ेगी या फिर कमोबेश नीतियां चेहरा होंगी और तमाम जो चेहरे हैं वो उसके, मैं कहूं, सपोर्टिंग सिस्टम के तौर पर आगे बढ़ेंगे? आपने मेरी जुबान से बात ले ली। इस मुल्क को बीते कई वर्षों में व्यक्ति के अंदर ही नेतृत्व देखने की एक कौशल को बढ़ावा मिला है। हम इस प्रयोग के माध्यम से एक सामूहिक नेतृत्व की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं और हमें तमाम लोगों की, आवाम की दुआओं की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति जब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो वही होता है जो दिल्ली में हाल में हुआ। हम सामूहिक नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, इस तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
कनाडा से रिश्तों में भरोसा और मजबूती। देखिए देश देशांतर, कनाडा में प्रधानमंत्री, आज रात 8:30 बजे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा से परमाणु ऊर्जा, एनर्जी सेक्टर में निवेश और आर्थिक समझौतों को लेकर उम्मीद दिख रही है कि यहां पर कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। भारत को कनाडा से 2010 में हुई परमाणु संधि के तहत पहली यूरेनियम की आपूर्ति से संबंधित समझौता होने की भी उम्मीद है। कनाडा में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है और भारत को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन की जरूरत है। इसके अलावा कनाडा से मुक्त व्यापार समझौता पर भी प्रगति की उम्मीद दिख रही है। प्रधानमंत्री बुधवार तड़के कनाडा की राजधानी ओटावा पहुंचे। उनकी कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर से मुलाकात भी हो रही है। 3 दिनों के कनाडा दौरे में नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों से भी मिलेंगे। 42 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कनाडा यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और जर्मनी का दौरा खत्म करके कनाडा पहुंचे हैं। Between India and Canada, we already have a civil nuclear energy cooperation agreement which was signed in 2010. And let me remind you that Canada was one of the first countries with which we signed that agreement. And now we are working towards operationalizing that agreement. As we said, we are trying to finalize the techno-commercial terms. So that is one, and which will happen sooner than later. केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की संभावनाएं तलाशने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति बनाई है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली ये समिति तय करेगी कि नेताजी से जुड़ी किन फाइलों को सार्वजनिक किया जा सकता है। समिति इसके लिए गोपनीयता कानून की समीक्षा भी करेगी। इस समिति में पीएमओ, आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि आजादी के बाद लंबे अरसे तक सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी करवाई थी। नेताजी के रिश्तेदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इन फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग की थी। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। मतदाताओं ने सत्ताधारी दल पर भरोसा दिखाया है। उत्तर प्रदेश की चरखारी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है तो महाराष्ट्र की बांद्रापुर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण राणे चुनाव हार गए हैं। ये जश्न है शिवसेना की जीत का। महाराष्ट्र में बांद्रापुर सीट पर शिवसेना ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव के रोचक मुकाबले में कांग्रेस नेता नारायण राणे शिवसेना की उम्मीदवार तृप्ति सावंत से 19,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। ये सीट तृप्ति के पति बाला सावंत के निधन से खाली हुई थी। लोगों ने भावना के ऊपर वोटिंग किया। हमारा मुद्दा था डेवलपमेंट का, विकास का, नागरिक सुविधा का मुद्दा था। वहीं तासगांव सीट पर एनसीपी का दबदबा कायम रहा। एनसीपी नेता आर पाटिल के निधन से खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी सुमन पाटिल ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में दोनों नेताओं के प्रति सहानुभूति थी और नतीजे ये दर्शाते हैं कि सहानुभूति का इन नतीजों पर बड़ा प्रभाव रहा है। उत्तर प्रदेश की चरखारी सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार उर्मिला देवी राजपूत ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड की भगवानपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। पार्टी उम्मीदवार ममता राकेश ने बीजेपी के राजपाल सिंह को करीब 37,000 मतों से हरा दिया। उधर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने धुरी विधानसभा सीट कांग्रेस से छीन ली है। पार्टी उम्मीदवार गोविंद सिंह लोंगोवाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी सिमर प्रताप सिंह को हराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएससी कानून की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर आज संविधान पीठ सुनवाई शुरू नहीं कर पाई। 5 जजों वाली पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस AR दवे के बेंच में होने पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए। उनकी दलील थी कि दवे एनजेएससी के सदस्य हैं, इसीलिए उनकी सुनवाई में शामिल होना ठीक नहीं होगा। इसके बाद जस्टिस दवे ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। जल्द ही संविधान पीठ का फिर से गठन होगा और उसके बाद सुनवाई शुरू होगी। इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का 20 साल पुराना कॉलेजियम सिस्टम बदला जाएगा। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल को एनजेएससी कानून को
नोटिफाई किया और साथ ही सरकार ने विभिन्न हाई कोर्ट के लिए चल रही 125 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। देश के 24 हाई कोर्ट में जजों के कुल 358 पद अभी खाली हैं। इसके बारे में बाकायदा बेंच को हियरिंग करनी चाहिए, तमाम पिटिशनर को सुनना चाहिए और फिर बनना चाहिए। ये सिर्फ इस कमीशन को डिले करने की बात है, इससे जजों की अपॉइंटमेंट बहुत डिले हो जाएगी। इसके नतीजे जनता के हक में नहीं हो सकते हैं। सीबीआई ने 2G स्पेक्ट्रम मामले की जांच कर रही विशेष अदालत को बताया है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुमराह किया था। विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर ने कहा कि ए राजा ने 2G लाइसेंस आवंटन में आरोपी कंपनियों के पक्ष में कट ऑफ तारीख बदल दी थी। इससे स्वान टेलीकॉम और यूनिटेक वायरलेस लिमिटेड जैसी कई कंपनियों को गलत तरीके से स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ। मामले में अंतिम जिरह 25 मई तक चलेगी। सीबीआई ने नवंबर 2011 में मामले की जांच शुरू की, जिसमें 122 लाइसेंसों के आवंटन में 30,984 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने जिन 17 लोगों को आरोपी बनाया उनमें राजा के अलावा डीएम के सांसद करिमोई, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहरा और टेलीकॉम कंपनियों के मालिक भी शामिल हैं। सरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII से 40,000 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स वसूलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने NDTV के कार्यक्रम में कहा है कि रकम कैपिटल गेन्स पर टैक्स के रूप में मिलनी है। इसके खिलाफ FFI ट्रिब्यूनल में लिए गए थे और वहां पर फैसला उनके खिलाफ आया। उन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक एनडीए सरकार के आने के बाद पिछली तारीख से कोई टैक्स नहीं लगाया गया। तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की घोषणा की है। पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल में ₹1.30 प्रति लीटर की कमी की गई है। नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। दिल्ली में पेट्रोल ₹59.20 और डीजल ₹47.20 प्रति लीटर मिलेगा। इससे पहले 2 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हुई थी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शहीद के अपमान का मामला सामने आया है, जिसमें शहीद पुलिसकर्मी के परिवार से अंतिम संस्कार के लिए दी गई राशि पुलिस विभाग ने वापस मांगी है। मामले के खुलासे के बाद नोटिस को रद्द कर दिया गया और उसे जारी करने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष राज्य सरकार पर शहीदों को लेकर संवेदनहीन होने के आरोप लगा रही है। ये वो नोटिस है जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने शहीद किशोर पांडे के परिवार को भेजा है। इसमें कहा गया है कि 23 मई 2011 को एसपीओ किशोर पांडे नक्सली मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उनके अंतिम संस्कार के लिए तत्काल अशासकीय कल्याण निधि से 10,000 रुपए की राशि दी गई थी। इस रिमाइंडर नोटिस में तत्काल राशि जमा करने को कहा गया है। पुलिस अधिकारी भी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। अशासकीय निधि से जो पैसा दिया गया था वो एक उसका समायोजन आवश्यक है और चूंकि शासकीय निधि से उसका भुगतान किया जा चुका है तो आरक्षक को उसके समायोजन के लिए नोटिस जारी किया गया। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नोटिस जारी करने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस बारे में जवाब तलब भी किया है। मैंने निर्देश दिया कि एसपी को भी कारण बताओ नोटिस देना चाहिए और जो सूबेदार है जिसने ये नोटिस दिया उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। कांग्रेस ने इसे देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों का अपमान बताया है। जो देश के लिए कुर्बान हुए उन जवानों का कॉफिन खरीदने में इन लोगों ने कमीशन खाने वाले लोगों से आप कैसी अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शहीदों के अपमान का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले शहीदों के शवों को सम्मान न देने और उनकी वर्दी को कचरे में फेंकने की घटना हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।